गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। सभी का श्री श्याम एजुकेशन शिक्षण संस्थान में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं मनोज कुमार। अपना जो सब्जेक्ट जो रहेगा वह पॉलिटिकल साइंस रहेगा, राजनीतिक विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे। और जो क्लास अपनी रहेगी वह रहेगी बीए फर्स्ट ईयर। तो अपना जो सब्जेक्ट है वह राजनीतिक विज्ञान और अपनी जो क्लास है वह बीए फर्स्ट। और हम जिस पॉइंट को लेकर आज चर्चा करेंगे, जिसका अध्ययन करेंगे, जिसके बारे में पढ़ेंगे वह है कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि कौटिल्य के नाम आपसे पूछ ले, कौटिल्य के नाम क्या है। कौटिल्य चाणक्य भी कह सकते हैं, विष्णुगुप्त भी कह सकते हैं। तो कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नामों से भी जाना जाता है। हम बात करें कि जब चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य ने एक शासक बनाया था, राजा बनाया था, उस दौर की बात है कि कौटिल्य तीसरी शताब्दी के ईसा पूर्व, कौन सी की तीसरी शताब्दी के ईसा पूर्व बात चल रही है कि कौटिल्य जो तीसरी शताब्दी के ईसा पूर्व है, उस दौरान चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौटिल्य हैं वो प्रधानमंत्री कह सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख लेखक कह सकते हैं, प्रमुख उनको गाइडलाइन देने वाले कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। और मौर्य वंश का स्थापना करने या करवाने में अहम योगदान देने वाला व्यक्ति भी कौटिल्य था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी बात करें कि गुरु कौटिल्य के इस सप्तांग सिद्धांत की रचना की। कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनकाल में सप्तांग सिद्धांत की रचना करते हैं। अपनी प्रजा के वहां पे शासन ऐसा सप्तांग सिद्धांत जैसा लागू करते हैं। इस सप्तांग सिद्धांत का या इस ग्रंथ का अर्थ पूछ ले आपसे कि जो सप्तांग सिद्धांत है, इस ग्रंथ का अर्थ क्या है मुख्य। तो अर्थ हम कहेंगे कि मनुष्य की जीविका और जिस भूमि पे वे रहते हैं दोनों ही हैं। मनुष्य की जीविका और जिस भूमि पर वे रहते हैं दोनों ही है। तो अर्थ क्या निकलता है सप्तांग सिद्धांत का कि मनुष्य की जीविका, मनुष्य अपने पालन पोषण के लिए जो कार्य करता है, कमाने का जो कार्य करता है, और जिस क्षेत्र में जिस भूमि पे रहता है, ये दोनों ही है। तो इस ग्रंथ का अर्थ निकल गया कि मनुष्य की जीविका और जिस भूमि पे रहता है दोनों से लिया। अर्थात हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं इसके बारे में भूमि पर क्या कह सकते हो, भूमि पर सुव्यवस्थित क्या कह सकते हैं, अर्थात भूमि पर सुव्यवस्थित स्थापना और मनुष्य के पालन पोषण के उपायों का
पोषण के उपायों का वर्णन। क्या कह सकते हैं कि भूमि पर ऐसी व्यवस्था स्थापित करना, ऐसी सुव्यवस्था स्थापित करना जिससे प्रत्येक मानव जाति का विकास हो सके और प्रत्येक मानव जाति का मनुष्य का पालन पोषण हो सके, ऐसे उपायों का वर्णन करना ही सप्तांग सिद्धांत कहलाता है या सप्तांग सिद्धांत है। इस ग्रंथ में पूछने 4 विद्याओं का उल्लेख मिलता है। कितनी विद्याओं का? 4। इस ग्रंथ में 4 विद्याओं का उल्लेख मिलता है। कि जो सप्तांग सिद्धांत जो कौटिल्य द्वारा रचित है, चंद्रगुप्त मौर्य ने रचा है इसको, इसमें कितने विद्याओं का? 4। अब आपसे पूछ रहे 4 कौन कौन सी है, तो पहली कहेंगे दर्शन का तर्क या दर्शन पर तर्क, तो कह सकते हैं दर्शन तर्क। दूसरा धर्म व वेदों का ज्ञान। 2 नंबर क्या है? विद्या वेदों व धर्म का ज्ञान तो दूसरी विद्या जो है वेद और धर्म का ज्ञान है। अब आपसे पूछ ले जो तीसरी जो विद्या है कृषि व व्यापार। कृषि व व्यापार तीसरी विद्या है कृषि व व्यापार। 4 नंबर जो विद्या पूछ ले आपसे कि 4 नंबर जो विद्या है वो है राजनीति शास्त्र का उल्लेख। क्या कहेंगे? राजनीति शास्त्र का उल्लेख। शास्त्र का उल्लेख। तो बात करें कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत की। कौटिल्य को चंद्रगुप्त, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। हम कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रमुख दरबारी थे, प्रधानमंत्री थे, उनके गुरु थे। उन्होंने ही मौर्य वंश की स्थापना करवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। बात करें कि 3री शताब्दी के ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने इस ग्रंथ की रचना की थी सप्तांग सिद्धांत की। बात करें कि इसका अर्थ होता है मनुष्य की जीविका और जिस भूमि पर रहते हैं दोनों से ही लिया जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि भूमि पर ऐसी व्यवस्था को लागू करना जिससे मनुष्य के लालन पालन की, पोषण की संपूर्ण व्यवस्थाओं का वर्णन किया जा सके। और इस ग्रंथ में 4 विद्याएं हैं, दर्शन व तर्क, दूसरी वेदों व धर्म का ज्ञान, तीसरी जो है कृषि व व्यापार, 4 नंबर जो है राजनीति शास्त्र का उल्लेख। तो हमने पढ़ी 4। अब पूछ लें कि इस सप्तांग सिद्धांत में जो राजा के कर्तव्य कौन कौन से बताए हैं कौटिल्य के द्वारा, कि राजा के कर्तव्य कौन कौन से होते हैं सप्तांग सिद्धांत के अनुसार, उनका वर्णन करेंगे। तो देखो राजा के कर्तव्य कौन कौन से होते हैं, कर्तव्य या हम कह सकते हैं कार्य। तो राजा के कर्तव्य या कार्य, राजा के कर्तव्य या कार्य। इस सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राजा के कर्तव्य व कार्य कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पहला है प्रजा की सुख समृद्धि का ध्यान रखना। पहला कर्तव्य कौन सा होता है? प्रजा की सुख समृद्धि का ध्यान रखना। पहला कार्य कि जो राजा होता है वह अपनी प्रजा, जनता, जो रहने वाले वहाँ के उसके जितने भी लोग हैं, निवासी हैं, उनके लिए सुख सुविधाओं को बढ़ाना और वो अपना क्या कर सके, आगे से आगे विकास कर सके। दूसरा कि राजा द्वारा पिता पुत्र का संबंध स्थापित करना। कि एक राजा का यह कर्तव्य, यह कार्य होता है
कि वह अपनी जनता के मध्य, जनता के बीच जिस प्रकार से एक बाप बेटे का, पिता पुत्र का संबंध होता है, उस प्रकार से वह अपनी प्रजा के साथ क्या बनाए, संबंध बनाए। तीसरा, प्रजा सुखी तो राजा सुखी। प्रजा सुखी तो राजा सुखी, कि अगर प्रजा सुखी होगी तो राजा अपने आप क्या हो जाएगा, सुखी हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा, उस राजा को कोई हराने वाला नहीं होता है। चौथा, आय व्यय का, आय व्यय का लेखा जोखा रखना, जोखा रखना, कि एक राजा को आय व्यय का क्या रखना चाहिए, हिसाब किताब रखना चाहिए, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि कितनी आय हुई है और कितना खर्च हुआ। 4 नंबर पूछ ले, लोकहित व सामाजिक कार्य करना। 5 नंबर क्या है, कार्य लोकहित व सामाजिक कार्य करना, सामाजिक कार्य करना। एक राजा का प्रमुख कर्तव्य या कार्य होता है कि वह जनता की भलाई के लिए, एक समाज की भलाई के लिए क्या करे, कार्य करे, नित्य प्रतिदिन सुख समृद्धि के लिए उनके लिए ऐसी योजनाओं को लागू करे। आपसे पूछ ले 6 नंबर, राज्य द्वारा, राज्य द्वारा साम दान दंड भेद की व्यवस्था करना, व्यवस्था करना, कि एक राजा का प्रमुख कर्तव्य कार्य होता है कि वह अपनी प्रजा में, अपने राज्य के अंदर साम दान दंड भेद। साम का मतलब होता है प्रेम से, दान का मतलब होता है किसी को रुपए लेके अपनी ओर मिलाना, दंड का मतलब है कि आवश्यकता हो तो दंड देना, और उसके बाद भी ऐसा न हो अपने राज्य के विकास के लिए तो भेद मतलब फूट डालना। ऐसी व्यवस्था को लागू करनी चाहिए ताकि जरूरत पड़े तो इन चारों में किसी भी एक को क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि कई बार ये होता है कि राज्य पे आक्रमण होने वाला होता है दूसरा राजा, तो उस राजा से प्रेम बढ़ा लो, आपका राज्य है वो खुश रहेगा, आक्रमण नहीं होगा आप पे। दूसरी बात कह रहा है कि उसके बाद क्या होता है कि फिर भी वो नहीं मान रहे तो दान, उसे उपहार स्वरूप कुछ चीजें भेजो, उसके बाद भी नहीं मान रहे तो दंड की व्यवस्था को लागू करो, फिर भी नहीं मान रहे हैं तो उन दो राज्य के अंदर भेद मतलब फूट डाल दो ताकि वो अपना राज्य खुशहाल रह सके। उसी प्रकार एक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था भी यही होती है, साम दाम दंड भेद के कहने का मतलब अगर किसी को न्यायिक व्यवस्था के तहत सजा देनी है तो इन चारों का प्रयोग कर सकता है। राजा ऐसी व्यवस्था को लागू करेगा तभी वह राज्य खुशहाल रह पाएगा, अन्यथा नहीं रह पाएगा। इसके बाद 7 नंबर, वर्ण व्यवस्था की स्थापना करना। वर्ण व्यवस्था की स्थापना करना, राजा के द्वारा वर्ण व्यवस्था होती है कि रंग के आधार पे वर्ण व्यवस्था वर्तमान में मानी गई है, लेकिन पहले रंग के आधार पे न होकर कार्य के आधार पे होती थी वर्ण व्यवस्था। तो ये 4 होती थी, कैसी 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था होती थी। आपसे पूछ ले वर्ण व्यवस्था कितने प्रकार की होती थी? 4। जैसे ब्राह्मण, दूसरी जो व्यवस्था थी जैसे बात करें क्षेत्रीय, तीसरी जो थी वो वैश्य, और 4 नंबर भी जो थी वो शूद्र। तो 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्थाएं होती थी। ब्राह्मण का मतलब कि जो वेदों का ज्ञान जानता था, पढ़ा लिखा होता था, वेदों के बारे में जो जानकारी रखता था वह ब्राह्मण कहलाता था। क्षेत्रीय जो राज्य की रक्षा हेतु कार्य करता था वह क्षेत्रीय कहलाता था, मतलब सेना। वैसे जो व्यापार या खेती आदि कार्यों में लगे हुए थे, कर
कृषि कार्यों में लगे हुए थे, व्यापार का कार्य करते थे, वो वैश्य कहलाए। शूद्र जो इन तीनों की सेवा करने का कार्य करते थे वो शूद्र कहलाए, दासी कहलाए या दास कहलाए कह सकते हैं। तो वेदों का ज्ञान ब्राह्मण, जो रक्षा करते थे राज्य का क्षत्रिय, वैश्य जो कृषि और व्यापार में लगे हुए थे वैश्य, शूद्र इन तीनों की सेवा करने वाले शूद्र कहलाए। बात करें कि ब्राह्मण है उसका ब्रह्मा जी के मुख से उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी के मुख से जिसकी उत्पत्ति हुई है वह ब्राह्मण कहलाए। कहने का मतलब जो शिक्षित है, क्षत्रिय ब्रह्मा जी की भुजाओं से जिसकी उत्पत्ति हुई है वो क्षत्रिय कहलाए। वैसे ब्रह्मा जी के उदर से जिसकी उत्पत्ति हुई है वो वैश्य कहलाए। शूद्र ब्रह्मा जी के चरणों से जिसकी उत्पत्ति हुई है वह शूद्र कहलाए। तो इस प्रकार से 4 वर्ण व्यवस्थाओं को स्थापित करना चाहिए, एक राजा द्वारा यह उसका प्रमुख कर्तव्य होता है। इसके बाद 8 नंबर, धर्म की रक्षा करना। धर्म की रक्षा करना एक राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपने राज्य के अंदर जो धर्म है उस धर्म की क्या करे, रक्षा करे। 9 नंबर, ऊंचे पदों पर विद्वानों को विराजमान करना या आसीन करना, कि जो बड़े बड़े पद होते हैं वो विद्वान व्यक्तियों को देने चाहिए, जो पढ़े लिखे सुसंस्कृत व्यक्ति होते हैं, जानकार जो व्यक्ति होते हैं उन्हें उच्च पद देने चाहिए। 10 नंबर, उचित समय में उचित कार्य करना। 10 नंबर क्या है, उचित समय में उचित करना। उचित समय में उचित करना। 10 नंबर जो है वह है उचित समय में उचित कार्य करना या उचित करना आता है, जिसका मतलब होता है कि अच्छे कार्य करना, जनता के प्रति अच्छे कार्य करना। तो राजा के कर्तव्य हमने पढ़े, 10 कर्तव्य पढ़े, कौन कौन से होते हैं तो वो आपके सामने हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे वाला जो नेक्स्ट अपना पॉइंट रहेगा, राजा पर नियंत्रण किस प्रकार से रख सकते हैं, कि राजा पर अगर हमें नियंत्रण रखना है तो कौन कौन से कार्य करने होंगे वो पढ़ेंगे। तो देखो राजा पे नियंत्रण वाले कार्य, राजा पर नियंत्रण या अंकुश कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अंकुश कह सकते हैं कि राजा पे अंकुश हम किस प्रकार से रख सकते हैं कि एक राजा है वह मनमानी तरीके से कार्य न करे, उस प्रकार से जनमत का नियंत्रण, जनमत का नियंत्रण की जनता द्वारा, कि जो राजा की प्रजा होती है प्रजा द्वारा राजा पे अंकुश रखना ही जनमत का नियंत्रण कहलाता है। कि प्रजा है, प्रजा अपने अनुरूप किसी भी राजा को शासक बना सकती है, किसी भी व्यक्ति को राजा बना सकती है, वह होता है जनमत का नियंत्रण। अगर राजा मनमानी करे तो प्रजा द्वारा या जनता द्वारा उसे उसके पद से भी हटाया जा सकता है। दूसरा, मंत्री परिषद की स्थापना। मंत्री परिषद की स्थापना, कि अगर राजा पे अंकुश रखना है तो मंत्री परिषद की स्थापना करनी होगी, विद्वान व्यक्तियों को वहां बैठाना होगा, तभी क्या कर सकते हैं, एक राजा द्वारा अंकुश से एक राजा पे अंकुश रखा जा सकता है। तीसरा, धार्मिक नियम। धार्मिक नियम, कि एक राजा पे धर्म से संबंधित नियम बने होने चाहिए। अगर धर्म का उल्लंघन करता है या धर्म का वह पालन नहीं करता है तो राजा को उसके पद से हटाया जा सकता है। फिर 4 नंबर, राजा का व्यक्तित्व। राजा का व्यक्तित्व, कि राजा का चरित्र कैसा है, राजा के चरित्र अगर अच्छा है तो वह राजा बनने लायक है, चरित्र अच्छा नहीं है, चरित्रहीन है तो वह राजा बनने
लायक नहीं है, तो चरित्र को भी ध्यान में रखना चाहिए। फिर पूछ ले 5 नंबर, राजा की शिक्षा, राजा की शिक्षा, दिनचर्या, राजा की शिक्षा, दिनचर्या तथा प्रशिक्षण, शिक्षा कि एक राजा की शिक्षा कैसी है, उसने शिक्षा कैसे प्राप्त की है। दिनचर्या मतलब रोज के कार्य क्या है, कितने बजे वह मतलब सोता है, प्रजा का कैसे ध्यान रखता है, या और अन्य कार्य किस प्रकार से करता है, तो वो दिन में करने वाले कार्य की बात कर रही है। प्रशिक्षण, और उसे अपने राज्य की रक्षा हेतु क्या क्या उपाय किए हैं या किस प्रकार से वह उपायों को लागू करता है, वह प्रशिक्षण होता है। 6 नंबर, परामर्शदायी संस्था का निर्माण करना, दायी संस्था का निर्माण करना, क्या करना। 6 नंबर, परामर्शदायी कि राजा को समय समय पे परामर्श लेने के लिए एक ऐसी संस्था का निर्माण करना चाहिए जो राजा को समय समय पे परामर्श दे सके, तभी वह राजा पे अंकुश रख सकते हैं, अन्यथा नहीं रख सकते। 7 नंबर, न्यायों का न्याय वितरण, न्यायों का न्याय वितरण, कि न्यायालय में न्यायिक व्यवस्था किस प्रकार से है, या ऐसी व्यवस्था को लागू करना जिसमें साम दाम दंड भेद सभी खुद राजा पे भी लागू हो, इस प्रकार की व्यवस्था को लागू करना। प्रजा पे भी, खुद राजा पे भी लागू होनी चाहिए न्यायिक व्यवस्था, तभी राजा पे हम अंकुश रख सकते हैं, अन्यथा नहीं। 8 नंबर, राजपुरोहितों व ब्राह्मण वर्ग का प्रभाव, राजपुरोहितों व ब्राह्मण वर्ग का प्रभाव। तो हमने राजा पे नियंत्रण रखा कि राजपुरोहित प्रमुख धार्मिक गुरु होने चाहिए, ब्राह्मण होने चाहिए, तभी तो राजा पे धर्म के अनुसार चलेगा कार्य, धर्म के अनुसार कार्य चलेगा, तो राजा पे क्या रहेगा, अंकुश रहेगा। तो राजा पे अंकुश रखने के 8 जो बातें पढ़ी हैं हमने, पहली पढ़ी है जनमत का नियंत्रण, दूसरी पढ़ी है मंत्रिपरिषद की स्थापना, 3 नंबर धार्मिक नियम, 4 नंबर राजा का व्यक्तित्व चरित्र, 5 नंबर राजा की शिक्षा, दिनचर्या और प्रशिक्षण बात करें। 6 नंबर परामर्शदायी संस्था का निर्माण करना, न्यायों का न्याय वितरण, और 8 नंबर राजपुरोहित व ब्राह्मण वर्ग का प्रभाव। बाकी जो है सप्तांग जो सिद्धांत है, सप्तांग का मतलब 7 इसमें जो नियम बताए हैं राजा के, उनका हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन से बताए हैं।